एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कुछ और व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती के सामने आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक पर रिया, जया शाह, श्रुति मोदी की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। जया का मैसेज, वाटरस्टोन रिजॉर्ट भेज रही हूं सीबीडी। याद रखिए वाटरस्टोन वही रिजॉर्ट है जहां पर कुछ दिनों को अपना घर छोड़ने के बाद जिस रिजॉर्ट में रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। रिया का मैसेज, सीबीडी से उसे थोड़ी राहत मिली है। रिया का मैसेज जो उसने सीबीडी के बारे में लिखा। जया शाह का मैसेज, 2 से 3 बार ले सकते हैं सीबीडी तेल। रिया का मैसेज, 25 नवंबर को सुशांत की 3 बहनें आ रही हैं। रिया का मैसेज, 25 नवंबर को सुशांत की 3 बहनें आ रही हैं। वो इंफॉर्मेशन एक तरह से देती हैं और सीबीडी का जिक्र। और याद रखिए ये सभी डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज है जिसको रिट्रीव किया जा रहा है, यानी सभी व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट कर दी गई जब जांच और तफ्तीश तेजी से बढ़ने लगी। जब ये लगभग साफ हो गया कि एक एक चीज खंगाली जाएगी, उसके बाद ये तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन ये डिलीटेड व्हाट्सएप मैसेज रिट्रीव करके उसे वापस लाकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स के बारे में कुछ ऐसा भी लिखा है कि मैंने आई हैवंट डन टू मेनी, कांट स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स। कुछ ही देर में हिंदी में ये जो तमाम व्हाट्सएप के मैसेज हैं हम आपको पढ़कर आज तक पर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। राम कदम, नेता बीजेपी के। निशा मेनन, फोरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा जो कि फाउंडर हैं होप रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन के, ड्रग अब्यूज और रिहैब स्पेशलिस्ट हैं, इसीलिए उनको बुलाया है हमने। शैलेंद्र पांडे, नेता शिवसेना के जुड़ रहे हैं। रोशन ग्यारी जो कि दोस्त हैं एसएसआर के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रोहन बुकरावाल, ये भी ड्रग अब्यूज और रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। कुछ ही देर में विकास सिंह हमारे साथ, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के, वो इसमें जुड़ेंगे। राम कदम जी, ये जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई सारे आप आरोप लगा रहे हैं, पूरे बॉलीवुड पर उंगली उठा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये तो रिया के व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं, इससे उस बड़ी कड़ी को आप किस तरह से जोड़ रहे हैं? क्या तथ्य है आपके पास? देखिए अंजना जी, कि महाराष्ट्र सरकार के पास लगभग 65 दिन हाँ। तो पूरा मामला था और 65 दिनों में हमने देखा कि ये व्हाट्सएप चैट्स है या कॉल रिकॉर्ड है हाँ। ये 24 घंटे के भीतर सरकार के पास आ सकते हैं यदि उन्होंने चाहा होता। और जहां तक जानकारी है, महाराष्ट्र सरकार के पास ये सारे व्हाट्सएप चैट आए, उसमें ड्रग्स की बात थी। ड्रग्स की बात होने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने 65 दिनों के अंतराल में उस दिशा की ओर जांच नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग माफिया की ओर जांच क्यों नहीं की? कौन से नेता अभिनेता को बचाना चाहती थी? इस बात पर महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल उठते हैं। 66वें दिन सर्वोच्च अदालत ने फैसला लिया, उस कारण ये पूरा मामला सीबीआई को चला गया। सीबीआई के पास जाने के बाद, ईडी के पास जाने के बाद 3-4 दिन के भीतर ये सारे व्हाट्सएप के चार्ट सामने आते हैं हाँ। पर महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिनों में ये चार्ट सामने नहीं आते। यही सीधी बात महाराष्ट्र सरकार को शक के घेरे में खड़ी करती है। शैलेंद्र पांडे जवाब देंगे। ठीक है, नहीं आप महाराष्ट्र सरकार नहीं, आप तो बॉलीवुड के बारे में कह रहे हैं ना। आपका कहना है कि बॉलीवुड को प्रोटेक्ट कर रही है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अगर मुंबई पुलिस को ये चैट व्हाट्सएप चैट मिला होता तो वो क्यों नहीं जांच आगे ले जाते? महाराष्ट्र सरकार की दखलंदाजी है। मुंबई पुलिस को उन्होंने फ्री हैंड काम करने नहीं दिया। शैलेंद्र पांडे सही कह रहे हैं वो। अंजना जी देखिए, राम कदम जी जो कह रहे हैं, ये राम कदम जी से आप पूछिए कि कल तक आप ही मुंबई पुलिस के गुणगान करते थे। मुंबई पुलिस दुनिया की 2 नंबर की पुलिस है, आज भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की 1 नंबर की मुंबई पुलिस की छवि खराब करने का दुस्साहस आपकी सरकार ने किया। आज भी कर रहे गुणगान, आज भी हम गुणगान कर रहे हैं। उनमें क्षमता है, उनके काम में यदि आपने दखलंदाजी नहीं की होती है ना, अगर आपने उनके काम में दखलंदाजी नहीं की होती तो सीबीआई को सौंपने की नौबत नहीं आती। ये ना महाराष्ट्र देखती है। इस वक्त आपका एक मात्र एजेंडा है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, महाराष्ट्र को बदनाम करो, मराठी मानुष को बदनाम करो, मुंबई पुलिस को बदनाम करो, महाराष्ट्र को बदनाम करो। आप तो महाराष्ट्र द्रोही है।
अभी इसमें कोरोना मराठी पीरियड मानुस चल रहा कहाँ से आ था। गया? हम आज देखिए, भी मिस्टर मुंबई पांडे, पुलिस की तारीफ करते हैं। अगर महाराष्ट्र कोरोना में सरकार ने मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस दखलंदाजी जो नहीं दी मुख्यमंत्री थे होती, पूर्व, उनको वो ठीक ले से जाकर काम करने फंड दिया देते होता हैं प्राइम तो मिनिस्टर रिलीफ समूचा फंड एक-एक में। करके, अरे एक-एक करके। महाराष्ट्र में किसान का परिवार परिस्थिति है सीबीआई तो के आप केस चीफ को मिनिस्टर माफ नहीं रिलीफ फंड करता। देना चाहिए ना। आपने मुख्यमंत्री दुस्साहस किया राज्य को मुंबई पुलिस किसलिए को बना छवि खराब है? करने का। राज्य है, एक-एक राज्य को करके। प्रधानता देना चाहिए। लेकिन देखिए, जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, अरे इसमें वही मराठी ये मानुस महाराष्ट्र कहाँ आ में गया? इनकी साजिश चल रही है। अब आपको लग रहा है सरकार इनकी- गिराने के लिए सब हो रहा है। इतना इनकी भय जो में नहीं सोच जीना है, चाहिए। ये इनकी जो बताइए ना, सोच है, मराठी वो मानुस बदले का की कहाँ से भावना अपमान हो से गया? ऊपर उठते नहीं राम कदम। हाँ। आप जो कौन सरकार सा पे उंगली डर उठा था, रहे हो, कौन सा भय आपकी था? जो भावना है, आपने मुंबई आपको पुलिस को- कुर्सी के आपने बिना मुंबई चैन पुलिस को नहीं जांच आता है। करने नहीं दी। कुर्सी के बिहार बिना पुलिस के काम ये में भाजपा रंगा की डाला। छटपटाहट ये मामला है, सीबीआई की छटपटाहट है। क्यों डर रहे थे आप? अरे ये ड्रग चलो, माफिया की बात आप निकलने के मुंबई बाद पुलिस भी पे उंगली 65 उठा रहे हो, कौन सी उठाए। कुंभकर्ण की अभी नींद तो तोड़ सीबीआई की मेरी जांच चल रही है। ये अभी तो ड्रग्स के सीबीआई की मामले जांच को चल रही है। महाराष्ट्र सरकार अरे ने अभी अमित शाह जी की अनदेखा था। अमित शाह इस जी की बात का सीबीआई जवाब जांच नहीं कर दिया। रही है ना। अमित शाह जी की सीबीआई जांच कर रही है ना। इस बात का जवाब आदरणीय दें। प्रधानमंत्री एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी की शैलेंद्र सीबीआई पांडे जांच जी, कर रही है। शैलेंद्र एक सेकंड, राम कदम जी, शैलेंद्र पांडे जी, सीबीआई को जांच एक तो सेकंड, करने दो। एक सेकंड, सीबीआई शैलेंद्र सीबीआई पांडे को जी, जांच करने दो। एक जिस सवाल का जवाब तो दीजिए। मुंबई पुलिस जी। ऐसे लोगों को बुला रही थी जिनका कोई लिंक नहीं है, जिनके खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लोगों को बुला रहे थे। सबसे पहले जांच अंजना तो जी, इसी व्हाट्सएप। आप अंजना सवाल जी, सवाल सुनना अंजना- आता है कि नहीं अंजना- आपको? सवाल तो हाँ, सुनिएगा ना। मैं मिस्टर जवाब पांडे। देता हूँ अंजना जी, इसका जवाब मैं मुंबई देता हूँ। पुलिस कर क्या अभी- रही थी? मुंबई पुलिस को ये सब क्यों नहीं दिख रहा था? जब सामने ये तमाम बातें आ रही थी, रिया को लेकर क्या बातचीत हो रही है, व्हाट्सएप के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए ही तमाम जांच आजकल आगे बढ़ती है, उनको क्यों नहीं ये सब कुछ मिल रहा था, जो कि कुछ ही दिनों में सीबीआई ने वहां जाकर निकाल दिया? अंजना जी, मैं 65 दिन क्या कर रहे थे? अंजना जी, अब मुझे मेरी बात कहने दीजिए। अंजना जी, विषय ऐसा है कि जब ये शुरुआत हुआ, अभी आपके ही चैनल में आपने पहले कंगना रनावत जी का स्टेटमेंट दिखाया। आपसे यही पूछिए, कंगना ए रनावत आपको जी, जेड मैं उनका- सुनाई देता है। सुनिए मैंने तो, आपसे सुनिए। क्या पूछा? अरे मैंने अरे मुंबई मैं पुलिस आपकी पूछा, बात का आप जवाब कंगना दे रहा हूं। रनौत को ले आइए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब सुनना है कि नहीं सुनना है? मुंबई मैं पुलिस आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनिए। कंगना रनौत जी ने सबसे पहले प्रश्न उठाया था नेपोटिज्म का। तो मुंबई पुलिस की जो जांच थी, वो क्या एक ही एंगल पर नहीं थी? आपकी सरकार आज अगर अब कोई कंगना रनौत- कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपकी एक ही मुंबई एंगल में पुलिस जांच नहीं होती है। कंगना जांच रनौत के नेपोटिज्म की कहने पे तरफ भी जांच गई, आगे ले जाती है। जांच ठीक रिया है। की तरफ भी गई, और अभी तो नया एंगल आया है ड्रग डीलर का। ये आप ही दिखा रहे अरे ये एंगल मुंबई पुलिस को लाना चाहिए था ना। हाँ, तो ठीक है कंगना ना। रनौत थोड़ी तो बताएगी कि किधर जांच होनी चाहिए। कंगना रनौत के आधार पर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। क्या बात नहीं, कर रहे हैं सर आप? मैं मेरी बात कह रहा हूं, मैं मेरी बात कह रहा हूं कि जो आपने प्रश्न किया कि ये इसको बुला रहे थे, उसको बुला रहे थे, तो कोई भी घटना दुर्घटना होती है, उसका जांच के कई एंगल होते हैं, और उस एंगल में पुलिस अलग अलग एंगल में तहकीकात कर रही थी। संजय सिंह, आपको देखिए, संजय सिंह, आज आज राम कदम जी, आ रही। आज इतने संजय दिनों के बाद सिंह, नया संजय एंगल सिंह, आया, ड्रग का एंगल आपका आया। 1 पॉइंट एजेंडा है क्या? सीबीआई पे तो हमें भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं करना? मौत एक मैं एक्टर की हुई है। एक सेकंड, अमित शाह पे भरोसा करना लगातार मत चाहिए। बोलिए, लगातार मत बोलिए। आपको उद्धव साहब ठाकरे पे संजय सिंह जी, मौत एक फिल्म स्टार की होती है, और आपका 1 पॉइंट एजेंडा बन जाता है कि महाराष्ट्र सरकार को खींचना है इसमें। यह आरोप लग रहा है, इसका जवाब दीजिए मिस्टर सिंह। ये ड्रग्स के एंगल के जरिए भी सरकार पर ही हमला, पुलिस पर ही हमला। अंजना जी, हाँ, अंजना जी, ये महाराष्ट्र पुलिस चंडीगढ़ हरियाणा का मामला नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है या मर्डर, हाँ। इसका मामला है। जब सीबीआई जांच कर रही है, मुंबई पुलिस को तो बहुत समय मिला, इतने दिन में कुछ जांच सामने नहीं आया। जब सीबीआई जांच करने पहुंची या राहुल ईश्वर ईडी जुड़े क्या? पहुंची, राहुल ईश्वर को मांगे। तो हाँ। आज एक नया एंगल आया ड्रग का। एक ड्रग का मामला आया है कि रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट, उस चैट में आप लोग के माध्यम से मैं भी देखा, उस चैट में किस तरह ड्रग माफिया से ही बात करती हैं, और ड्रग में जो बताया जाता है कि चाय और कॉफी में 2-2 बूंद डाल दो तो उसका 30 से 40 मिनट बाद किक मारता है। एक नया ड्रग आया एमडीएमए, जब हम लोग भी नहीं जानते हैं, कोकीन, गांजा, सब तरह का बात जो है चैट में आया है। ये मामला सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला आया, ये ड्रग का जो मामला आया है, अलग एंगल। हाँ, ये नया चैट कुछ सामने आया है। अंजना जी, कुछ नया चैट भी सामने आया है, जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं।
दिखाइए जो नया बड़े चैट है। लोग ड्रग माफिया, सवाल अंजना जी, ड्रग माफिया का किसका आशीर्वाद प्राप्त है? कौन लोग इसके पीछे है? कैसे ड्रग उसके घर में पहुंचता था, किसी घर में? ये जांच का विषय है। ठीक है, कुछ नए चैट भी आए हैं सामने, वो जरा दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं। राहुल ईश्वर जुड़ेंगे तो बताइएगा। रिया चक्रवर्ती कह रहे हैं हर कोई जानना चाहता है, 8 मार्च का है ये, 2017 की बातचीत है। गौरव आर्या, सुना है कि फ्रेश अच्छा होता है 8 मार्च को। रिया लिखती हैं अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो हमने बहुत ट्राई नहीं किया है। उसके मुताबिक एक बार एलएसडी और एक बार एमडीएमए। 8 मार्च की ये बातचीत है। रिया चक्रवर्ती, क्या तुम्हारे पास एमडी है? याद रखिएगा ये सवाल उन्होंने अन्य लोगों से भी बातचीत में पूछा था। गौरव आर्या, मेरे पास नहीं है। रिया, क्या हमें मिल सकता है? मुझे लगता है कि हां। गौरव आर्या, ये 2017 की बातचीत है और भी ऐसी बातचीत है, ये धीरे धीरे जैसे आएगा हम आपको सुनाते रहेंगे। ये 2017 में भी ड्रग्स की बातचीत हो रही है गौरव आर्या से। हर कोई जानना चाहता है, वही कॉन्वर्सेशन एक बार फिर से हम आपको सुना रहे हैं। राहुल ईश्वर जुड़े क्या हमारे साथ? राहुल ईश्वर, सिर्फ एक पॉइंट है इसमें। राहुल ईश्वर, अंजना जी, एक पॉइंट, हमें ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना चाहिए, ड्रग के खिलाफ एक जंग लड़ना चाहिए, और आपको चैनल को अप्रिशिएट कर देना चाहता हूं, मगर सिर्फ एक पॉइंट है इसमें। इसको सुशांत का सुसाइड या मर्डर से जुड़ने के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या क्लिंचिंग एविडेंस हमारे सामने नहीं है। ये 2017, 18, 19, 20 के चैट अगर लीगल दृष्टि से देखा जाए तो फुल चैट होना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव रीडिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए फुल टेक्स्ट अगर कोर्ट के सामने आए तो ही कोर्ट इसको ध्यान में रखेगा और इसको सीरियसली लेगा। इसलिए ड्रग के खिलाफ जरूर एक वार होना चाहिए, मगर सुशांत केस से इसको क्या संबंध है इसे अभी तक पता नहीं, और कॉन्क्रीट तरीका से एविडेंस होना चाहिए। अभी तक ये एविडेंस सुशांत से जुड़ने के लिए फीबल है, और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट और ज्यादा डेटा इसमें आना चाहिए, मगर ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है वो जरूर जारी रखना चाहिए। लेकिन ये जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है जो सुबह में भी हम चला रहे थे और जो रिपोर्ट में भी था, एक बार फिर से दिखाइएगा, उसमें वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुशांत के लिए ही मांग रही हैं। अब ये कनेक्शन क्यों नहीं सामने आता है, ये नहीं, इससे पहले जो कॉन्वर्सेशन हमने रिपोर्ट में भी दिखाई है वो निकालें जी। क्योंकि एसएसआर का नाम नहीं लिया गया, ये एसएसआर को एडमिनिस्टर कर देना, फोर्सफुली कर देना, इसी तरह की कोई वर्ड्स नहीं है। इसलिए आपका जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर और कॉन्क्रीट तरीका से अगर इन्फॉर्मेशन आए तो भी सीबीआई या कोर्ट को ये एक लीगल तरीके से देख सकूंगा। मगर ड्रग्स के खिलाफ यस, मगर सुशांत केस से और ज्यादा कॉन्क्रीट एंड क्लिंचिंग एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। विकास सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केके सिंह साहब के वकील, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील। सर, ये जो लगातार हम व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं, कुछ पुराने भी चैट सामने आए हैं रिया चक्रवर्ती के 2017 में गौरव आर्या नाम के शख्स के, जिसमें हार्ड ड्रग्स से लेकर तमाम चीजों की बातचीत हो रही है। क्या लीगली इसको सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ना मुमकिन हो पाएगा, और ये कैसे होगा? देखिए अंजना जी, ये बिल्कुल जोड़ा जा सकता है उनकी मौत से, और इस पे तहकीकात, इस लाइन पे तहकीकात हो सकती है, और जब तहकीकात इस लाइन पे होगी तो बहुत से ऐसे कड़ी निकलेंगे जिससे कि पूरा ये जो व्हाट्सएप चैट है इसका आगे और पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सामने आ जाएगा। आज के दिन में देखिए अंजना जी, ये जो आप लोगों ने किया है खुलासा, या किसी दूसरे चैनल ने जो खुलासा किया है, ये एक अभी चैनल द्वारा ही खुलासा है। ये अभी कोई सीबीआई के तरफ से इसको कोई एविडेंस लेकर के इसको अभी एक्शन उस पर नहीं लिया गया है। हम आप जो हमसे रिएक्शन मांग रहे हैं वो आपके चैनल के जो रेवलेशन है उसके बेसिस पे मांग रहे हैं। इस चैनल के रेवलेशन से बड़ा स्पष्ट साबित होता है कि जो सुशांत थे, जो परिवार ने जो कहा था कि उनका ओवरडोज चल रहा है, वो ओवरडोज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का नहीं था, बट ओवरडोज इस तरह के बैंड ड्रग्स का था, जो कि आज के दिन में नारकोटिक सब्सटेंस माना जाता है, और उसका एक अलग से
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है और एनडीपीएस एक्ट में उसका अलग से कन्विक्शन है। तो अगर इस तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल चल रहा था, जो कि इन चैट से बड़ा क्लियर इस्टेब्लिश हो रहा है, तो इसकी तहकीकात जब होगी तो पता चलेगा कि सप्लायर कौन था और सप्लायर के पीछे भी सप्लायर कौन था। तो एक चेन होता है नॉर्मली, जो एक्चुअल सप्लायर होता है वो सामने कभी नहीं आता, उसके पीछे कई लोग उसके बैकएंड में लोग होते हैं, और साथ साथ जो चेन आगे का चेन है वो भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ सप्लाई होता था। तो मतलब और भी किसी जगह अगर जाता था ये सप्लाई, तो वो सारी बातें इसमें खुलेंगी। तो जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अंजना जी, उसमें ये सारी बातें बिल्कुल एक एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है, और इस एक्शनेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पे किस तरह से इसको एक पूरे कड़ी को एक मिला जुला करके कैसे प्रस्तुत किया जाए कोर्ट के सामने, ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है। मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं सही है कि ये परसी इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका परसी वैल्यू है, लिमिटेड वैल्यू है, बट वही है कि इसको साथ और कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। रिया के वकील कह रहे हैं कि रिया ने कभी जीवन में ड्रग्स नहीं लिया है, उसका ब्लड टेस्ट करा लीजिए। देखिए, ये तो पहली बात कि जो एफआईआर का एलिगेशन है वो रिया के ड्रग्स लेने के बारे में नहीं है। एफआईआर में एलिगेशन है कि सुशांत को ड्रग किया जाता था। अब वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से ओवर ड्रग किया जाता था या बैन ड्रग से ओवर ड्रग किया जाता था, ये खुलासा अब आपके इस चैनल के माध्यम से आ रहा है। और जहाँ तक रही रिया के ब्लड टेस्ट की सैंपल की बात, अगर रिया लेती भी होंगी तो बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कुछ दिनों में ब्लड से निकल जाते हैं। तो हो सकता है वो ऐसा ड्रग लेती हूँ जो निकल जाता हो, 2-4 दिन ना ले करके सैंपल दे दे, तो इसलिए उनका कोई माने नहीं है। मतलब किस पर्पज से ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं, इसको एक्यूजेशन से कोई मतलब नहीं है। ये किसी का केस नहीं हो सकता है, बिल्कुल ना लेती हो, लेकिन तब भी सुशांत को एडमिनिस्टर करती हो किसी के कहने पे। इसलिए ये सब बातें, उनका बोलना जो है, उनका खोखलापन दिखा रहा है कि मौके का जो गंभीरता है उसको वो डिफ्लेक्ट करके एक नॉन इशू पे ले जाने की कोशिश कर रही है। और ना हम इस नॉन इशू में जाने वाले हैं, ना ही प्रोसिक्यूशन इस नॉन इशू में जाएगा। जो प्रोसिक्यूशन का काम है वो देखेगा और निकालेगा कि इसमें ड्रग्स किस तरह से प्रोक्योर होते थे, किस तरह से कौन सप्लायर था, कौन अल्टीमेटली घर में देता था, और घर के जो स्टाफ थे जो इन्वॉल्व थे इनको ड्रॉप्स जो डालने में, कॉफ़ी में या पानी में या किसी और चीज़ में, जिस तरह का व्हाट्सअप आया है, तो फिर वो स्टाफ का भी पूरा तहकीकात में आएगा कि वो आफ्टर ऑल किसके कहने पे करते थे और किस तरह से सुशांत, क्योंकि कुछ महीनों से परिवार को ये लग रहा था कि सुशांत ठीक नहीं है, घबराए रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल, एंग्जाइटी लेवल हाई थी। तो अब परिवार को तो कोई ड्रग का तो एक्सपीरियंस है नहीं कि जाने कि ड्रग क्या ये साइड इफेक्ट हो सकता है। उस समय तो यही लग रहा था कि कोई ये दवाइयों का दिलवा रही है, कहीं डॉक्टरों के पास ले जा रही हैं, या कुछ भूत प्रेत का को वो डरा वरा करके जो इनके ऊपर चल रहा है कार्रवाई, उसी की वजह से ये सारी उनकी घबराहट है। तो ये तो अब खुलासा हो रहा है ना, क्योंकि उनके साथ तो परिवार का कोई रहता नहीं था ना अंजना जी। जो ये सब बातें आ रही हैं सब तो बाद में, उनके मौत के बाद ये सब सारी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, उसके बेसिस में सारा निकल रहा है। एक सीजन लॉयर के तौर पर जब आप देखते हैं, देखिए एक पूरी थ्योरी फ्लोट की गई कि उनकी मानसिक सेहत को लेकर सवाल खड़े किए गए। परिवार भी देख रहा था कि कैसे वो लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी थोड़े एंग्शियस थे, थोड़े परेशान लगते थे, उनको दिक्कत होती थी, वो एक थ्योरी। और अब ये ड्रग्स का मामला, अब जब ये व्हाट्सएप चैट आप देखते हैं, क्या समझ में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट, आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा था सुशांत के साथ? देखिए अंजना जी, जो हमारा जो एफआईआर का जो नैरेटिव है, ये उस नैरेटिव से बिल्कुल मेल खा रहा है। अब ये उनके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने का बहुत सा तरीका हो सकता था ना। एक तरीका ये हो सकता था कि भूत प्रेत का डर लगा दिया, फिर एक तरीका ये हो सकता था कि डॉक्टरों के पास उनको प्रूव कर दिया कि साहब इनकी मानसिक स्थिति खराब है। जहां तक परिवार का मामला है अंजना जी, कभी भी 2019 के पहले कभी भी कोई इसका कोई इशू नहीं आया था, मेंटल इशू कभी नहीं आया था सुशांत का। सुशांत बिल्कुल देखिए अपने बुलंदी पे थे, सारे हिट पे हिट दिए चले जा रहे थे। 19 तक, जब तक रिया उनके जिंदगी में नहीं आई, उनका सब कुछ ठीक चल रहा था। रिया के आने के बाद सब कुछ गलत चलने लगा, और सब कुछ गलत चलाने में रिया ने क्या क्या षड्यंत्र रचे
और क्या क्या किस किस तथ्यों का सहारा लिया या किस किस तरह का उन्होंने काम किया उनके साथ, उसमें एक ये अभी सामने आया है ड्रग्स यूज़ का, जो कि देखिए इसमें बड़ी अहम बात ये है कि ये ड्रग जो भी बात एसएमएस के द्वारे से जो पता चल रहा है, ये ड्रग जो दिया जा रहा है सुशांत के नॉलेज में नहीं है और सुशांत के कंसेंट से नहीं है, क्योंकि अगर नॉलेज और कंसेंट से होगा तो ये बात नहीं होगी कि उनके कॉफ़ी में डाल दो और 40 मिनट के बाद देखो, या उनके पानी में डाल दो 40 मिनट के बाद असर होगा। ये बातें कभी भी एक किसी के कंसेंटिंग आदमी के बारे में इस तरह का कभी नहीं बोला जाता। इस तरह की बात तभी बोली जाती है जबकि आप किसी को ऐसे आदमी को एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर ड्रग, जिस आदमी को पता नहीं है कि उसको ये ड्रग दिया जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि 40 मिनट के बाद असर होगा। तो वही असर जो परिवार देखता था, उनको एक डेज्ड या उनको एंग्शियस या एंग्जाइटी प्रोन, वो जो एंग्शियस वो था, वो शायद इसी ड्रग का इफेक्ट रहा होगा और यही तरीका था उनका उनके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना और उनकी मानसिक स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना। तो इसलिए धीरे धीरे खुल रहा है मामला जी। अब हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कोई बड़ा खुलासा होगा इस मामले में जी। एक आखिरी सवाल सर आपसे, परिवार से आप लगातार संपर्क में हैं, बहनों ने कई बार कोशिश की और 8 जून के बाद भी एक बहन उनके साथ जाकर रही थी, उन्होंने क्या ऐसी एंग्जाइटी या फिर एक घबराहट देखी थी, इस बारे में वो आप क्या बता रही हैं? देखिए, पहले जो फ़ोन करते थे, पहले तो उन्होंने लड़ा दिया बहनों से अप्रैल में रिया ने आते के साथ, तो वो तो उनका षड्यंत्र का चाल था, पहला मोहरा जिसको कहते हैं, कि पहले जो बहन से सबसे ज़्यादा क्लोज थे, जो बहन आके उनके पास रहती थी, उनके काम में भी देख रेख करती थी, उनको अकाउंट्स में भी हेल्प करती थी, उससे सबसे पहले लड़ा दिया। उस लड़ाई का नतीजा ये होगा कि चंद महीने सारी बहनों को लगा कि मतलब ये हमारे भाई के साथ क्या हो गया, इस तरह से क्या उसने पट्टी पढ़ा दी, तो सबसे थोड़ा कट ऑफ हो गया। सितंबर में जाके, ये अप्रैल की बात है, सितंबर में जाकर के उसने बड़ी बहन को फ़ोन किया कि वो एंग्शियस लग रहा है। तब तक ये दवाई का मामला या ड्रग का मामला चालू लगता है हो गया था। उसके बाद उसने 2 बार कोशिश की, नवंबर में, जनवरी में और फरवरी में परिवार ने कोशिश की कि पुलिस को बोला जाए, बिकॉज अगर देखिए, अगर इस तरह की बात, अगर पुलिस मान लीजिए कुछ अगर क्लैंडस्टाइन तरीके से कुछ वहाँ अगर पहरा रखती या देखती कि कौन आ रहा है जा रहा है, तो शायद ये ड्रग का आना जाना वहाँ उस समय पकड़ा जाता। तो इसलिए पुलिस ने जो एक्शन नहीं लिया उस समय, उससे बहुत ही एक तरह से कहें क्रिमिनल निगलेक्ट हुआ। और पुलिस का कहना है कि मेरे को रिटर्न कंप्लेंट नहीं था। आप सीआरपीसी का 154 देखिए, उसमें सिर्फ ओरल बोलता है, ओरली इन्फॉर्म टू ए पुलिस स्टेशन ओरली। और रोज अंजना जी लोग 100 नंबर को फ़ोन करते हैं, 100 नंबर को फ़ोन करने पे पुलिस आती है कि नहीं आती है। इसलिए ये कहना कि रिटर्न कंप्लेंट नहीं था, इसका मतलब कि उस समय से ही, फरवरी ऑफ 2020 से ही ये जो भी इनका गैंग था रिया का, जो इनके इस षड्यंत्र में लगा हुआ था, इनको पुलिस प्रोटेक्शन था उस समय से ही। इसीलिए वो पुलिस एक बहाना खोज रही थी कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, उसके बाद ही हम एक्शन लेंगे। तो इसलिए ये जब एक्शन नहीं लिया गया तो देखिए उसका नतीजा फाइनली जाकर के ये हुआ कि सुशांत की मौत हो गई। अब वो मर्डर से हुई या सुसाइड से हुई, ये तो अब आगे का इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन अभी तो लग रहा है कि बहुत ही मामला, जितना ही इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, उतना ही ज़्यादा इसमें खुलासा हो रहा है कि कितना संगीन मामला है और कितना बड़ा षड्यंत्र था इस सारे क्राइम को कमिट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुशांत के पिता के वकील। और ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से वो किरदार हैं जिससे ड्रग्स को लेकर बातचीत अब सामने आई है व्हाट्सएप चैट के जरिए। और इसी में अगर एक तरफ आप जय शाह का नाम देखते हैं तो गौरव आर्या हमने आपको दिखाया, मिरांडा सुशी और श्रुति मोदी। श्रुति मोदी से याद रखिए ईडी ने भी पूछताछ की थी। अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये 4 राजदार हैं ड्रग्स के चैट के। 4 लोगों से ड्रग्स पर बातचीत हो रही थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये जो बातचीत हुई दीपक रहेजा साहब, जिसमें विकास सिंह जी भी बता रहे थे, वो वाला व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन दिखाया गया जिसमें कॉफी या पानी में कुछ ड्रॉप्स डाल के फिर 40 मिनट बाद किक मिलेगी। ये क्या होता है? क्या इस तरह के ड्रग्स से इमीडिएट किक और फिर बाद में डिप्रेशन का भी शिकार आदमी होता है? ये लिंक अगर आप समझाएं फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, ये मुमकिन है।
अब सामने वाले व्यक्ति का एजेंडा क्या है, वो क्यों ये एक बरगलाना चाहता है, एक ऐसी स्थिति प्रोड्यूस करना चाहता है जिसको सरपटिशियसली आप एक ड्रग दे रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन है, इस तरह की दवाएं दी जा सकती हैं, एडमिनिस्टर की जा सकती हैं, इस तरह की ड्रग भी एडमिनिस्टर की जा सकती है जो कि ओरली लेने पे, चाय में, कॉफी में, जैसा कि व्याख्यान है इस व्हाट्सएप में 40 से 45 मिनट की देरी के बाद वो आपको एक ऑल्टर्ड स्टेट में ले जा सकती है, एक ऐसी स्थिति में जहां पे आपकी जजमेंट थोड़ी सी इम्पेयर हो सकती है, आप थोड़े यूफोरिक हो सकते हैं, आपके एनर्जी लेवल बदल सकते हैं। खास जिस ड्रग का चर्चा हो रहा है, जिसे एमडीएमए कहा जाता है, एक्सटेसी कहा जाता है, जिसको ओरल तरीके से दिया जा सकता है, पर लेकिन उसका एजेंडा क्या होगा, ये मैं जब सारी बातचीत चल रही थी तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या एजेंडा हो सकता है कि आप व्यक्ति को क्लैंडस्टाइन तरीके से सरपटिशियसली बिना उसकी जानकारी के ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। क्या एक लंबे समय तक आप ऐसी स्थिति प्रोड्यूस, मानसिक स्थिति प्रोड्यूस करना चाहते हैं जहां वो पूरी तरह अपने आपे में ना हो, या उसके रिलेशन का जो भाव है वो इस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के कारण बदल जाए? तो ये कुछ चीजों का लिंक डेफिनेटली प्रूव किया जाना चाहिए। राहुल ईश्वर को दिखाइए इनके साथ। राहुल ईश्वर, आपने सुना, और ये जो विकास सिंह जी कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि कॉफी में, पानी में ड्रॉप्स डालने के बाद ये तो अब सवाल खड़े होंगे ना इनको लेकर। रोशन जी इसके बाद में फौरन आऊंगी। इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वन, उस पर्टिकुलर मैसेज का कॉन्टेक्स्ट हमें जानना चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक एडवाइस है और इसका एक इनपुट है, जो भी ड्रग यूज करेगा वो गलत कर रहा है, मगर फिर भी ये ड्रग को इफेक्टिवली लेने की कई सारे ऐसा ड्रगीज भी है जो टिप देते हैं हाउ टू यूज ड्रग्स, विच इज अ वेरी बैड थिंग। उन्हें सजा भी मिलना चाहिए, मगर ये सुशांत के लिए अगर लिया जाए, इसका एक सबूत चाहिए अगर किसके लिए ये लिया जा सकता है, और ये उसका राम कदम जी को दिखाइए इनके साथ। उसका कंसर्न के बगैर है, इसको भी एक एविडेंस चाहिए, इसीलिए उसका पीछे वाला चैट्स चाहिए। राम कदम जी वो कह रहे हैं लिंक कहाँ है? देखिए अंजना जी, जो चार्ट आज हमारे सामने आ रहा है वह चार्ट महाराष्ट्र सरकार ने 65 दिन क्यों छुपाया था, ये सवाल है। उन्होंने उसे अनदेखा क्यों किया, ये सवाल है। क्या वे ड्रग माफिया को बचाना चाह रहे थे या महाराष्ट्र के किसी नेता को या अभिनेता को बचाना चाह रहे थे, ये सवाल है। जो चार्ट आज सामने आया, महाराष्ट्र की सरकार यदि चाहती तो ये 24 घंटे का काम है चार्ट सामने आना। कॉल का सीडीआर और कॉल का चार्ट ये 24 घंटे के भीतर सामने आ सकता था। ये चार्ट सामने आने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने जो अनदेखी उनका रवैया रहा है लिपापोती करने का, वह रवैया शक के घेरे में है। उसके पश्चात सुशांत के परिवार को पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, उसके घर वालों को धमकाना, और रिया के प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र के सरकार के नेताओं के बयान और अलग अलग बिंदुओं को यदि आप जोड़े तो महाराष्ट्र की सरकार पर शक आता है। और पूरे देश और दुनिया के लोगों ने अब ये स्वीकार किया है, ना मुंबई के पुलिस को काम करने दिया, ना बिहार की पुलिस आई उसमें अड़ंगा डाला, ना सीबीआई को मामला नहीं सौंपा। कौन सा डर था महाराष्ट्र की सरकार को? किसे बचाने की कोशिश कर रही थी महाराष्ट्र की सरकार? अगर डर नहीं था तो सीबीआई की जांच एजेंसी कोई पाकिस्तान की जांच एजेंसी नहीं है, हमारी भारत की एजेंसी है। तो ये जो सारे महाराष्ट्र सरकार के रवैये रहे हैं वो सुनिश्चित करते हैं महाराष्ट्र सरकार को छुपाने की कोशिश कर रही है। के पास जाऊंगी जल्दी से। पांडे जी देखिए, यहाँ पे डर किसी का भी नहीं है अंजना जी। सबसे पहले डर नहीं था तो फिर सौंपा क्यों नहीं मामला? डर अरे अभी आप 5 मिनट ये ड्रग वाला एंगल। कदम जी 5 मिनट आप लगातार अपनी बात रखिए, अब मुझे अपनी बात रखने दे। आप टोकेंगे तो फिर मतलब क्या, फिर आप ही अकेले बोलते रहिए, भाषण दीजिए, फिर डिबेट नहीं है तो फिर आपकी जाहिर सभा है ये। तो देखिए अंजना जी, विषय ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई जो पुलिस है, आज कोई भी सरकार, उनके अधिकारी जो कि जाबाज अधिकारी थे, पूरी दुनिया में नाम है, अगर हम उन पे भरोसा ना करते, सरकार उन पे भरोसा ना करते, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों का मॉरल नहीं डाउन होता। और इस विषय में बहुत सारे अलग अलग एंगल थे, सारे एंगलों के बातें चल रही थी, जांच चल रही थी, जांच चल रही है। दूसरी बात,
आज जो भी चीजें मुंबई पुलिस ने भी जो जांच के दायरे में पाया है वो भी तो सारी चीजें सीबीआई को सौंपी है। मुंबई पुलिस ने कहा क्या छुपाया है, क्या छुपाया है? जो भी उनकी जांच रही, जांच में जो भी दस्तावेज आए, जांच में जो भी सारी चीजें आई, वो सारी चीजें सीबीआई को सौंपी गई है। और हमने कहा है हमारी सरकार, हमारी पुलिस पूरा सीबीआई को सपोर्ट कर रही है और सीबीआई को हम हर तरह से संभव सहयोग कर रहे हैं। और अब सीबीआई की जांच शुरू है तो इस पर ज्यादा टिप्पणी करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। मुंबई पुलिस तो 65 दिन तक छिपाई, मुंबई पुलिस तो 65 दिन छिपाई। नहीं तो ये सारी चीजें पूरा दुनिया में ये सारी चीजें मुंबई पुलिस के माध्यम से तो सीबीआई को मिली है। ये सारी चीजें मुंबई पुलिस के माध्यम से सीबीआई को हैंडओवर की गई है। अच्छा, मुंबई पुलिस के पास ये सब जानकारी थी, बावजूद इसके इस पर कोई तफ्तीश आगे नहीं ले गए। शैलेंद्र पांडे जी, आप कैसे जलेबी बुन रहे हैं, उसमें खुद ही फंस जाइएगा। मुंबई पुलिस को ये ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी थी, फिर भी कुछ पूछताछ नहीं की, फिर भी इस पर जांच आगे नहीं ले गए। प्रोडक्शन हाउस वाले को बुला रहे थे क्योंकि कंगना रनौत ने ट्वीट कर दिया था। कैसी बात कर रहे हैं आप पांडे जी? मैं उन सारी चीजों की बात कर रहा हूँ जो सारी चीजें मुंबई पुलिस ने जांच की। जांच सारी की सारी सीबीआई की अभी जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। जो भी सारी चीजें है एक एक करके आएंगे बाहर। पांडे जी, आप खुद ही घिर रहे हैं अपनी बात में। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने ही ड्रग्स की बात बताई है। अगर ड्रग्स की बात बताई थी तो खुद क्या कर रहे थे, जांच कर लेते। मैं रोशन ग्यारी आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आप एक करीबी भी थी सुशांत सिंह राजपूत। मत डालिए, आप ही ने बोला, सबने सुना। मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, कोई नहीं डाल रहा शब्द आपके मुंह में। आप ही ने कहा मुंबई पुलिस ने ये सब जानकारी सीबीआई को दी है। रोशन ग्यारी, आप लंबे वक्त तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही हैं, आपने काम किया है, कई इवेंट्स में उनके साथ काम किया है। आपने पहले भी बताया कि कई सोशल मीडिया के उनके पोस्ट बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। वो किस तरह के पोस्ट थे, आपने कब नोटिस किया? और ड्रग्स का जो ये चैट आप देख रही हैं, उससे आपको क्या समझ में आता है? आपने हमेशा कहा कि बड़े दिलखुश और सपने देखने वाला इंसान था। ये ड्रग्स वाला जो पूरा चैट आप सुन रही हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि सुशांत बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जिंदगी को जीने वाला इंसान था। हाँ। वो ऐसा इंसान नहीं था कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने लगे, जिंदगी को अंधेरे में लेके जाए। उसे अकेला रहना भी पसंद नहीं था, उसके घर में हमेशा दोस्त रहते थे, उसे दोस्तों के साथ रहना पसंद था। वो ऐसा इंसान था, वो अकेले रहने वाला भी इंसान नहीं था। और जहां तक बात उसके इंस्टाग्राम के पोस्ट और ये सब डिलीट होने की है, 14 तारीख को ये चीज होने के बाद जब मैं उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे गई ये देखने के लिए कि देखूं तो सही, क्योंकि जब सब कहने लगे कि डिप्रेशन में था तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था यकीन करना, क्योंकि वो लड़का डिप्रेशन में हो ही नहीं सकता। वो लड़का ऐसा था जो दूसरों को उम्मीदें देता था, वो दूसरों से कहता था कि अगर जिंदगी में कभी कोई रास्ता बंद हो जाए या एक रास्ते पे नाकामयाब हो जाए तो कोई बात नहीं, 10 रास्ते और होंगे, छोड़ दो उस रास्ते के पीछे, टेंशन मत लो और वक्त बर्बाद मत करो, दूसरे रास्ते में निकल जाओ। और वो अपनी जिंदगी में भी वैसा ही करता था। वो सिर्फ फिल्म से जुड़ा नहीं रहा, उसने नासा, उसने इस तरह की चीजें और नई नई चीजें, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का था, तो उसने कभी एक चीज को लेके ऐसा नहीं कि बस मुझे तो फिल्मों में नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ये वाला एटीट्यूड नहीं था वो। जब मैंने 14 तारीख को उसके वहां जाके पोस्ट देखने की कोशिश की कि कहीं उसने ऐसी कोई बात लिखी हो जिसे मैंने शायद मिस कर दिया हो या नजरअंदाज कर दिया हो, और मैं इतनी हैरान हो गई थी कि उसके बहुत सारे पोस्ट डिलीट कर चुके थे। और वो जो पोस्ट डिलीट हुए वो कोई ऊट पटांग पोस्ट नहीं थे, उसके सपनों के बारे में ही थे, उसके नासा के बारे में, उसके रिसर्च के बारे में, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। और उन पोस्ट को वो खुद डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उसके सपने थे जिन्हें वो जीना चाहता था। ये यकीनन कोई ना कोई ऐसा था जिसके हाथ में उसके अकाउंट का कंट्रोल था और वो ये डिलीट कर रहा था। एक चीज हो सकती है कि ये पोस्ट या तो पहले डिलीट हो या ये पोस्ट 14 तारीख के बाद डिलीट किए गए हो। अगर ये पोस्ट 14 तारीख के बाद डिलीट किए गए हैं तो यकीनन पता कर सकते हैं, बिकॉज फुटप्रिंट हमेशा होते हैं इंटरनेट पे, कोई भी चीज आती है। तो ये बहुत बड़ा ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल होगा क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का ऐसा शक पैदा करने वाला एक कंट्रोल सिस्टम दिखता है सुशांत के इर्द-गिर्द, जिसको लेकर परिवार भी सवाल खड़े कर रहा था। मैं निशा मेनन और डॉक्टर रोहन के पास जल्दी जल्दी एक कमेंट लेने के लिए जाना चाह रही हूँ। निशा, आप लगातार आज तक पर बातचीत कर रही हैं, हमने कई सारे सवाल खड़े किए हैं आपके साथ लगातार, लेकिन अब ये जो ड्रग्स वाला एंगल आ रहा है
और ये कहा विकास सिंह साहब ने, जो कि लॉयर है, कि कई घंटे तक, क्या इसीलिए पोस्टमार्टम को डिले किया गया? क्या इस तरह के ड्रग्स या फिर कोई भी दवा जो एडमिनिस्टर की गई हो वो उसमें नहीं आ पाती है? इस बारे में अगर आप बताएं। देखिए, पोस्टमार्टम की अगर बात करते हैं तो जो भी बॉडी में जो लिक्विड फ्लूइड्स है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स है, वो डेथ के बाद में उसका अब्जॉर्प्शन, उसका डाइजेशन, बाकी सब सिस्टम में वहीं पे स्टॉप हो जाता है, बिकॉज बॉडी ही ऑलमोस्ट बॉडी का प्रोसेस खत्म हो चुका होता है। और उसमें से जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जो ब्लड में से तुरंत निकल के यूरिन में चले जाते हैं, ठीक है, तो यूरिन सैंपल के कलेक्शन से हमें मिल सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ब्लड से निकल के सीधे ब्रेन के पार्ट में चले जाते हैं, तो अगर ब्रेन का पार्ट टेस्ट हो वहां पे हो सकता है। इन सब में अगर नहीं होता है और जो क्रोनिक ड्रग यूजर है या क्रोनिक उनको ड्रग दिया जाए, तो हेयर सैंपल जो है, जो स्कैल्प का जो हेयर है, बाल की जब हम बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट होता है टॉक्सिकोलॉजी या ड्रग अब्यूज टेस्ट करने के लिए, और बहुत ही सेंसिटिव होता है। ट्रेस एलिमेंट ऑफ ड्रग भी होता है, वो आपको बालों के सैंपल से टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में जरूर मिल जाएगा। सो वो एक डेफिनेटली वो एक टेस्टिंग होना चाहिए, जो कि क्रोनिक यूजर को इवन मंथ्स के बाद में भी, अगर 1-2 महीना क्या उनका जो विसरा प्रिजर्व किया गया है या उसके साथ ये सब चीजें होंगी, जैसा बाल का जिक्र कर रही हैं, जिसका अब टेस्ट मुमकिन हो? हाँ जी, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए ब्रेन का तो सैंपल उन्होंने कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, यूरिन का सैंपल नहीं कलेक्ट किया है अगर विसरा की हम लोग बात करते हैं, या बॉटल्स जो सैंपल के दिए हैं। बट मैंने सैंपल कलेक्शन में एनवेलप में उन्होंने हेयर, सिर्फ हेयर ही लिखा है, वो स्कैल्प हेयर है, प्यूबिक हेयर है, वो किस टाइप का हेयर है वो नहीं लिखा है, बट हेयर का कलेक्शन जरूर है, सैंपल्स में मौजूद है। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है जिसके ऊपर ड्रग टेस्टिंग हो जानी चाहिए एंड इमीडिएटली ये प्रोसेस होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर रोहन, आपके पास आते हुए देखिए, एंजाइटी की बात आपने सुनी, जो कि बहनें उनकी बता रही थी। इधर से ड्रग्स में व्हाट्सएप का चैट और कॉन्वर्सेशन हम देख रहे हैं। 2+2=4 करना सिंपल दिख रहा है। डिप्रेशन, ड्रग्स, एंजाइटी, क्या समझ में आ रहा है आपको? नमस्ते अंजना जी। समझ में आने वाली बात यह है कि काफी लोगों को मेंटल इलनेस की एक्चुअली समझ है ही नहीं। मेंटल इलनेस में सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, या तो ड्रग्स के साथ इंड्यूस भी किए जा सकते हैं। ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात को लेना एक्चुअली करेक्ट नहीं है। बट बाइपोलर जो जिसकी बात चल रही है कंटिन्यूसली कि उनको बाइपोलर था, तो उसमें सिम्टम्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। कभी भी आदमी स्टेबल नहीं रहता है, कभी बहुत खुश रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े सपने देखता है, बहुत पैसे खर्च करता है, बहुत मजे करता है, कभी कभी ड्रग्स भी लेता है उस वक्त, और उसी दौरान फ्लक्चुएशन जब डाउनवर्ड जाता है तो बहुत उदास हो जाता है, बहुत नाराज होता है, कभी कभी शक होता है, उसको लगता है लोग उसके आसपास उससे जलते हैं, उसके खिलाफ है। तो ये दोनों दायरे बाइपोलर डिसऑर्डर में दिखाई देते हैं, और इसका कोई माने नहीं है कि कभी एक महीने में खुश रहेगा तो दूसरे महीने में नाराज नहीं हो सकता है। जैसे कोई और बोल रहा था कि मैंने उसको देखा तो हमेशा खुश दिखता था, वो बराबर है, खुश दिखता रहेगा, बट ऐसा हो सकता है कि 2 महीने बाद वो फिर नाराज हो जाए, क्योंकि ये बाइपोलर डिसऑर्डर इस तरीके की बीमारी है। बट आप जो बोल रहे हो, जो ड्रग्स का 2+2 और एंजाइटी और डिप्रेशन, उसको कौन से ड्रग्स थे, किसने दिए थे वो ड्रग्स? क्योंकि जो CBD ऑयल है, CBD ऑयल बहुत सारे देशों में लीगल है, और उसको फॉर एंजाइटी कभी कभी दिया जाता है, एंजाइटी कम करने के लिए कभी कभी। पर एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है। पर क्या जो गर्लफ्रेंड है वो किसी दूसरे आदमी से बात करके खुद ही एडमिनिस्टर कर दे, ये आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं। फिर करेक्ट, आप जो कह रहे हो, आप एक डॉक्टर होते हुए ऐसी बात कैसे कर सकते हैं कि उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आप जो बोल रहे हो कि नहीं, वो वही तो बोल रहा हूँ कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एकदम कायदे से कह दिया है कि बिना पेशेंट की मर्जी के उसको कोई गोली या कुछ भी नहीं दे सकते, भले वो अच्छी होने वाली गोली हो या बुरी होने वाली हो। साइकेट्री पेशेंट के लिए बहुत सही से मेंटल हेल्थ एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके मर्जी के बिना या उसके नॉलेज के बिना हम उसको कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, जल्दी संजय सिंह और राम कदम जी एक रिमार्क आपसे और फिर पांडे जी से। जी संजय जी, सुना आपने इनको? संजय जी, आवाज पहुंच रही है?
सवाल है कि ये ड्रग्स वाला रैकेट अगर खुलेगा तो कई लोगों तक, कई नामचीन लोगों तक मामला जाएगा, क्योंकि अब देखिए ना आप कितने पेडलर्स, ये 4 किरदारों से तो गौरव आर्या अभी शो करते करते गौरव आर्या से भी एक कॉन्वर्सेशन ड्रग्स पर आ गया है रिया का। संजय जी। निश्चित तौर पर ये ड्रग का जो मामला आया ये रैकेट है, ये ड्रग माफिया का किसके किसके साथ संबंध है, ये जब जांच होगी तो बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा। एक बात तय है कि जिस तरह ड्रग का जो पूरे देश में, मुंबई में नहीं लेकिन मुंबई में ज्यादा है, जो ड्रग हम सुने हैं, एमडीएमए, गांजा, चरस, मतलब अनेकों अनेक तरह का ये ड्रग कैसे किसी के पास जाता है, कैसे लोग सप्लाई करता है, ये सप्लायर कौन है, इस सप्लायर के पीछे किसका हाथ है, ये जानना इस जांच में बहुत जरूरी है। क्योंकि ड्रग हमारे देश के नौजवानों को खाया जा दीमक की तरह खा रहा, इसलिए इसकी जांच जब होगी तो बड़े बड़े रसूखदार लोग का नाम सामने आएगा। ठीक है पांडे जी, इसीलिए कह रही है बीजेपी की क्या जानबूझकर ये किया जा रहा था, सीबीआई को इसीलिए एंट्री करने से महाराष्ट्र सरकार रोक रही थी क्योंकि ये तमाम बातें सामने आने का डर था, ये आरोप है बीजेपी का? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए उनको राम कदम जी को दिखाई। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। अंजना जी देखिए, हमारा भूमिका एकदम स्पष्ट है। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत जी एक होनहार और सफल अभिनेता थे। हाँ। वो जितना बिहार के थे उतने ही मुंबई के भी है, क्योंकि मुंबई में रहते थे, मुंबई से ही वो इतने सफल अभिनेता बने। आज उनके इस घटना में हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है, उनके पूरे परिवार के साथ है, माँ बाप के साथ है, और हमारी ये शुरू से ये मकसद रहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। और अभी भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी, उनके माँ बाप, उनके परिवार को, उनके सारे चहेते को, इवन कि मैं भी उनका फैन हूँ, सभी को न्याय मिलना चाहिए। सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर। जी, मेरे सवाल का तो जवाब आप देते ही नहीं है, अपनी तरफ से कुछ कुछ बोलने लगते हैं। मैंने आपसे ये पूछा नहीं। क्या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार इसीलिए सीबीआई जांच के खिलाफ थी क्योंकि ये ड्रग्स की बातचीत भी सामने आ रही थी, ये आरोप है बीजेपी का, इस पर क्या जवाब है आपका? नहीं देखिए, बीजेपी का क्या है, बीजेपी तो किसी भी विषय पे कोई भी आरोप लगा देती है। हाँ। बीजेपी तो कोई भी है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी विषय है, इस्तीफा दो। कोरोना में छोटे छोटे बच्चों को लेके आंदोलन पे उतर गए, इस्तीफा दो। पीएम फंड में भेज दिया पैसा जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड पे देना चाहिए। इनका सिर्फ राजनीति के अलावा मैं बीजेपी के विषय पे मैं कोई ठीक है राम कदम जी, आपकी पार्टी सिर्फ फायदा उठाना चाह रही है, सिर्फ फायदा उठा रही है, हर बात पे इस्तीफा दो। अंजना जी, एक 74 वर्ष के बूढ़े बुजुर्ग पिता की महाराष्ट्र सरकार को न्याय की गुहार की मांग, करोड़ों लोगों की न्याय की गुहार की मांग यदि बीजेपी रखती है तो हम सियासत कर रहे हैं। 65 दिनों के अंतराल में आपने ये ड्रग का एंगल लोगों के सामने क्यों नहीं लाया, उसकी जांच आपने क्यों नहीं की, कौन से माफिया को आप बचाना चाह रहे थे, यह यदि हमने लोगों के मन का सवाल पूछा तो इनको सियासत लगती है। पहले महाराष्ट्र सरकार को इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये ड्रग्स के एंगल को उन्होंने क्यों छुपाया, और अब ये देश जानता है कि उन्होंने छुपाया 65 दिन। ठीक है। और दूसरी बात, आज मुंबई के सड़कों पर अगर खुलेआम इस प्रकार से ड्रग्स बिक रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार कब कार्रवाई करेगी? कौन से बॉलीवुड के लोग ले रहे ड्रग्स, कौन से उद्योग जगत के लोग ले रहे ड्रग्स? जो बॉलीवुड के लोग हैं, नेता है, अभिनेता है, यदि वे लोग इस प्रकार के ड्रग लेते हैं, उनको फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं। क्या संस्कार बॉलीवुड के घपले की बात है, नौजवानों में क्या संस्कार रखेंगे? उनको सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप लोगों की पॉलिटिकल लड़ाई चलती रहेगी लेकिन मन से नहीं, कानून सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ेगा और उसी से इंसाफ मिलेगा।